गुड आफ्टरनून। हम लोग आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ग्रेविटेशन। हिंदी में इसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो ग्रेविटेशन क्या है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या ये केवल अर्थ की वजह से है या यूनिवर्स में हर पार्टिकल की वजह से ग्रेविटेशन का इफेक्ट दिखता है। हम इन सारी चीजों पर बातचीत करेंगे और साथ में हम देखेंगे केपलर्स लॉज के बारे में। ये ग्रेविटेशन आखिर हमारी जो अर्थ है उसके रोटेशन को कितना प्रभावित करता है सन के चारों ओर। इन सब मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। तो मैं आपको शुरुआत कर रहा हूं। हम अर्थ के बारे में बच्चों समझते हैं, थोड़ा सा लिखना फिर होगा। थोड़ा सा देखिएगा, ये मान लेते हैं हमारी अर्थ है, ठीक हो गया। और ये आप लोग जानते होंगे, अगर ऐसे बोले तो ये इक्वेटर है, हम इसे नॉर्थ पोल मान लेते हैं और यहाँ पर साउथ पोल। तो बच्चों सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है इसमें, स्पेस में ऊपर या नीचे जैसा कंसेप्ट नहीं है। मेरा मतलब है, अगर आप किसी जगह पर एकदम अंधेरे में या जबरदस्त बारिश हो रही है और आप नई जगह पे पहुंचे, तो क्या आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन समझ में आती है? पता चलता है या नहीं मानवेंद्र? नो सर। नहीं पता चलता। आप बिल्कुल नई जगह पे जाएं जैसे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये ईस्ट है, कहाँ को ईस्ट है, आपको क्या मालूम कहाँ को है। तो भारी बारिश हो रही है और आपको अंदाज ही नहीं है, दिन में भी ऐसा होता है। तो बच्चों जिस तरह से हमें चारों दिशाओं का अंदाज नहीं आ पाता है, इसी तरह से स्पेस में आपको दसों दिशाएं जो हम लोग बोलते हैं, इसमें ऊपर और नीचे भी है। किसी भी दिशा का कोई सेंस नहीं बन पाता। तो ये ऊपर और नीचे का सेंस भी नहीं बनता। मतलब आप अगर यहां पर हैं, अर्थ पे आप हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि मून यहां पर है, चंद्रमा ऊपर दिखता है या नहीं दिखता बच्चों? ऐसे दिखता है या नहीं? यस सर। बिल्कुल ठीक। लेकिन गजब की बात यह है कि जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 जुलाई में चंद्रमा पे गए, तो उनकी भी यही कहानी थी कि वो मून पे थे और उनको सामने अर्थ ऐसे दिखाई दे रही थी। अब आप बताइए इसका क्या मतलब हुआ। अगर हम चंद्रमा को यहां से ऊपर देख रहे हैं, तो चंद्रमा से नीचे हो दिखनी चाहिए ना पृथ्वी। यस सर। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो यस हाँ, तो सर। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ऊपर और नीचे का जो कंसेप्ट है वो 2D में ठीक है, प्लेन में आपको दिखता है। स्पेस में ऊपर नीचे जैसा कुछ नहीं है बच्चों। तो जो लोग कहते हैं कि नॉर्थ पोल ऊपर को है और साउथ पोल नीचे को है, बेसिकली वो कागज पर मैप जब बना होता है तो उसे देखकर बोलते हैं। आप इसे ऐसे समझिएगा कि अगर नॉर्थ पोल पे कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो वो ऐसे खड़ा होगा, और साउथ पोल पर कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा होगा तो वो ऐसा खड़ा होगा। अब आप कहेंगे कि ये तो उल्टा लटका हुआ में होगा। ऐसा नहीं है। तो फिर इस हिसाब से जब आप यहां पर होंगे तो आप ऐसे होंगे, जब आप यहां पर होंगे तो आप ऐसे होंगे। ये तो बड़ा मुश्किल काम है भाई। इस हिसाब से तो पृथ्वी में हम तो लटके हुए चमगादड़ जैसे हो जाएंगे। तो मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, ऐसा नहीं है कि अगर आप इंडिया में हैं तो आपका सिर आसमान की ओर और पैर जमीन की तरफ है, और अगर आप नीचे न्यूजीलैंड में जाएंगे तो आपका सिर नीचे आसमान ऐसे उल्टा नहीं हो जाएगा। आप न्यूजीलैंड में भी जाएं रहें तो आपको बिल्कुल ऐसा ही महसूस होगा जैसा अभी हो रहा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? यस सर।
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, कहीं भी आप जाएंगे, ये नीचे ऊपर जैसा कंसेप्ट जो मुझे दिख रहा है वो एक्चुअल में वहां महसूस नहीं होगा। ये क्लियर है ना सबको? यस सर। हाँ, तो स्पेस में नीचे ऊपर का कोई कंसेप्ट नहीं होता। पहली बात तो ये समझनी जरूरी है। हम्म, हम्म। हाँ, जाओ जाओ। दूसरी बात, यहां पर एक चीज और समझनी है बच्चों, कि अर्थ अच्छी खासी स्पीड से आगे बढ़ती है। उसका लीनियर मोशन भी है, उसका रोटेशनल मोशन भी है, और ये लोग ऐसे लटके हुए हैं बाहर। आपको नहीं लगता कि इन्हें पटक के दूर चले जाना चाहिए था, बहुत दूर छिटक के? यस सर। और अगर उसके बावजूद भी हम जहां पर हैं वहीं रहते हैं, तो क्या ये क्रेडिट ग्रेविटेशन को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? यस सर। हाँ, तो गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन गजब की चीज है, कि आप ऐसे ही लटके हुए होते हैं, इसके बावजूद आप पृथ्वी में हर देश में बड़े सुकून से जी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपने को पृथ्वी से चिपकाए रखने के लिए अलग से कोई गोंद नहीं चाहिए, ऐसी कोई चीज नहीं चाहिए आपको। तो ग्रेविटेशन लाजवाब चीज है अपने आप में, अर्थ के चारों ओर आपको बांधे रखती है। दूसरी बात बच्चों, अर्थ जब बनी होगी तो लाखों करोड़ों सालों के बाद, तो अब कुछ काफी पिछड़ी हुई जैसी रही अर्थ। अर्थ ऐसे गोल नहीं बनी। और इसमें सभी लोग जानते हैं कि हजारों सालों तक बारिश होती रही, और अगर बारिश होती है तो जाहिर सी बात है पानी भरेगा। मान लेते हैं यहाँ पर पानी भर गया, थोड़ा पानी यहाँ भरा, थोड़ा पानी यहाँ भरा, थोड़ा पानी यहाँ भरा। अब आपको लगता नहीं है कि गोल जैसी दिख रही है? यस सर। अच्छा, उल्टा पूछ लेते हैं, अभी अर्थ जैसी है, अगर उसमें सारे समुद्र सूख जाएं, सारा पानी सूख जाए, तो क्या अर्थ फिर भी तुम्हें गोल नजर आएगी? फिर ऐसी हो जाएगी बच्चों जैसा ये दिख रहा है। अर्थ के जो जो हिस्से गहरे हैं, ये नीचे को दबे हुए हैं अंदर को, इन सभी में तो समुद्र हैं, और जो बाहर को हैं वो जमीन वाले हिस्से हैं। और सभी लोग जानते हैं कि लगभग 70% समुद्र है सरफेस में। तो 70% इतने बड़े बड़े समुद्र हैं पानी के, और वो पानी कहीं नहीं गिर रहा है बच्चों। पृथ्वी जिस ओरिएंटेशन में भी झुके, जहां को भी जाए, क्या पानी बाहर निकल जाता है कभी? नो सर। इतने बड़े महासागरों को 70% पानी को मेंटेन करने वाला फोर्स ग्रेविटेशन है। क्या ग्रेविटेशन की इंपॉर्टेंस समझ में आ पा रही है आप लोगों को? यस सर। ये भी समझ में आ रहा है कि ग्रेविटेशन कैसे बड़ा फैक्टर है पृथ्वी को गोल दिखने लायक बनाने में। क्योंकि पानी नहीं तो रुकता। पानी नहीं रुकता तो अर्थ कैसी होती? फिर कोई एस्टेरॉइड जैसी दिखती बड़ी सी। वो गोल होने की बड़ी वजह जो है वो पानी है। तो हम और भी चीजें इसमें पढ़ेंगे। अब ये गुरुत्वाकर्षण की शुरुआत थी, और अब आप समझ रहे होंगे कि ये कितना जबरदस्त फोर्स है, जो पूरी पृथ्वी को जीवन बनाए रखने के लिए कितना जरूरी है, हम सबके लिए भी जरूरी है। और एक कंसेप्ट आपने सीखा कि स्पेस में ऊपर नीचे जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। आप स्पेस पृथ्वी में किसी भी देश में कहीं पर भी खड़े हो जाएं, आपको हमेशा ऊपर अपने सर के ऊपर आसमान दिखेगा, पैरों के नीचे जमीन। हर देश में ऐसा ही महसूस होगा। तो चलिए बच्चों, अब इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं यहां से, कि न्यूटन ने ग्रेविटेशन के लॉ पे सबसे पहला काम क्या किया था। ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। एक्चुअली जिस दौर में न्यूटन का काम हुआ है बच्चों, उस दौर में यूरोप में जो चर्च रहे हैं वो बहुत पावरफुल रहे। चर्च धार्मिक संस्थाएं रही, वैज्ञानिक संस्थाएं नहीं रही। लेकिन उनका जिंदगी पे धर्म का इतना डोमिनेंट इफेक्ट था कि चर्च जो कहते थे वही लोग सच मानते थे। तो जब न्यूटन ने ग्रेविटेशन पे बात की, तो न्यूटन से पहले यह माना जाता था कि पृथ्वी जो है ना पूरे यूनिवर्स का सेंटर है। सब कुछ पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, सूर्य भी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। और एक आम आदमी की जो समझ है उस हिसाब से लगता भी है।
ये सुबह पूरब में उड़ा, शाम को पश्चिम में छिप गया, लगता भी है। ये तो गैलीलियो की देन है, जो रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट आया, जिससे हम समझ पाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। जिस आदमी ने केवल इतनी सी बात भी सोची होगी कि सन स्टेशनरी है और अर्थ घूम रही है, आप मानिए, क्योंकि आज भी भरोसा करने का मन नहीं करता, तो उन जीनियस उन लोगों के बारे में सोचिए। और उससे पहले यह माना जाता था कि पृथ्वी अपने आप में स्पेशल चीज है, इसके लिए जो ग्रेविटेशन से संबंधित नियम है वो अलग हैं और बाकियों पे अलग हैं। तो न्यूटन ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए बच्चों, पहला शब्द क्या बोला उसने अपने लॉ में? यूनिवर्सल। ग्रेविटेशन लॉ पे सबसे मेन चीज है यूनिवर्सल। इट मींस इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। इट एक्ट्स बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स ऑफ यूनिवर्स। तो न्यूटन साहब ने क्या कहा है, देखिए, कोई भी दो पार्टिकल है M1 M2, दुनिया के कोई भी दो पार्टिकल अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, दुनिया में कितने पार्टिकल होंगे? अनकाउंटेबल बोल सकते हैं। Yes, sir. अच्छा, वो सब सबको अट्रैक्ट कर रहे होंगे ना? Yes, sir. सब सबको अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो ये नियम तो केवल तभी लागू हो रहा है जब दो पार्टिकल की बात हो रही है। तो एक्चुअल में सब सबको अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम एक साथ स्टडी नहीं कर सकते, वरना इम्पॉसिबल हो जाएगी स्टडी। हम जब दो पार्टिकल को लेते हैं तो उस समय ऐसा एज्यूम करते हैं कि बाकी इस पर कोई फोर्स नहीं लगा है, इन्हीं दोनों की बात हो रही है। तो क्या जो हम निकाल रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हुआ? No, sir. हाँ, लेकिन ये काम चलाने के लिए काफी है। मान लेते हैं ये दो पार्टिकल आपने M1 M2 लिखे हुए हैं, इनके बीच की दूरी है, तो F प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। और इसे अगर सिंप्लीफाई करें तो F इक्वल टू G ए कांस्टेंट M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ये फोर्स है, और इसमें खास बात यह है कि ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स है। ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स, ये अपने आप ही कभी पेंटागन कभी रेगुलर ये बना देता है, इसमें मत जाइएगा। तो जी को क्या बोलते हैं, कोई बता सकते हैं आप में से? Sir, universal gravitational constant. हाँ, वेरी गुड। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो साहब, जी की वैल्यू भी किसी को याद है? Into 10 की power minus 11. -11। अच्छा, जी के डायमेंशन देखिए प्लीज। जी आपके पास आता है FR² अपॉन M1 M2 ना? तो Yes, क्या sir. मैं इसे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर बोल सकता हूं? Yes, sir. ये देखो भाई, फोर्स न्यूटन, न्यूटन डिस्टेंस मीटर में, तो मीटर स्क्वायर अपॉन पर केजी स्क्वायर, ऐसा लिख देते हैं। बाकी डायमेंशन निकालने हैं तो वो आपको आता ही है। तो बच्चों, हमने यहां से जी के बारे में जानकारी ली, ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई की गई कि जी इतना होता है। नेक्स्ट ईयर हम लोग आपको कूलाम्स लॉ के बारे में बताएंगे, तो तब आप देखेंगे इलेक्ट्रिक में दो दो चीजें और आती हैं। वहां दो तरह का चार्ज आएगा, प्लस और माइनस। लेकिन मास के मामले में प्लस और माइनस मास नहीं होता, मास केवल पॉजिटिव ही होता है। दो पार्टिकल के भी लड़ने वाला फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स जो है, हमेशा अट्रैक्टिव है। जबकि दो चार्जेस के भी लड़ने वाला फोर्स अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है। वो इस पे डिपेंड करता है कि दोनों डिफरेंट टाइप के फोर्स चार्जेस हैं या सेम टाइप के। इसी वजह से कई सारे वेरिएशन है बच्चों। यहाँ पर सेंटर ऑफ मास आपने पढ़ा है, लेकिन वहां पर सेंटर ऑफ चार्ज कहीं नहीं पढ़ेंगे आप। क्योंकि प्लस और माइनस अगर क्वांटिटीज हो तो आप सेंटर नहीं निकालेंगे, उनका एवरेज नहीं निकालेंगे, मीन नहीं निकालेंगे। निकालेंगे तो नॉन सेंस कंक्लूजन आएंगे। तो सेंटर ऑफ चार्ज जैसा कोई कंसेप्ट नहीं आएगा, सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट आएगा। तो उम्मीद है थोड़ा सा कुछ चीजें समझ में आ पा रही होंगी आप लोगों को। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. अच्छा,
तो यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। ये काफी नाम सुना होता है, ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आएगा, ग्रेविटेशन में भी। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब एक बॉडी पर कई बार ऐसा होता है, कहीं पर भी आप होंगे तो जाहिर सी बात है बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। अब मान लेते हैं मेरे पास ये बॉडी है जिसके बारे में मुझे बात करनी है, तो इसको तो ये भी अपनी ओर खींच रहा होगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, सभी खींच रहे होंगे। और इन सब का मास भी अलग अलग होगा, डिस्टेंस भी अलग अलग, तो इनके द्वारा जो लग रहा है फोर्स वो भी अलग अलग होगा। तो फाइनली इस बॉडी पर टोटल कितना फोर्स लगा अगर निकालना हो तो इसमें सिंपल है, इसको हर एक की वजह से निकालिए और उसको वेक्टर सम कर दीजिए। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वेक्टर सम का मतलब होता है डायरेक्शन के साथ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ, तो उसको वेक्टर सम कहते हैं। तो एक बार पहले लिख लेते हैं, फिर मैं दोबारा समझाता हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। ऐसे लिख देते हैं, इफ वी हैव टू फाइंड resultant gravitational force resultant gravitational force acting on the particle acting on the particle, मान लो इसको m मान लेते हैं बच्चों, ये जो m मास्टर है on the particle m due to number of masses, बहुत सारे मासेज हैं, मान लेते हैं हम m1 m2 एंड सो ऑन, सपोज mn। ये कैपिटल ये वाले हैं, सपोज ये m1 है, ये m2 है, ऐसे करते रहिए, मान लीजिए ये mn है, इस तरह से समझिएगा। ठीक है ना, बहुत सारे हमने मान लिए। तो वी यूज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसी तरह के फोर्सेज मान लेते हैं, लेट अब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो एरो लगाते हैं, लेट F1 F2 अप टू Fn, ऐसे मान लिए विद इंडिविजुअल फोर्सेज, with the individual forces due to एक चेकर है किसकी वजह से, M1 M2 अप टू Mn रिस्पेक्टिवली, मान लेते हैं इनकी वजह से है। then the resultant force then the resultant force will be, तो बच्चों जो F रिजल्टेंट होगा वो इन सबका वेक्टर सम होगा, F1 प्लस F2 प्लस Fn। तो जैसे वेक्टर्स को जोड़ते हैं वैसे जोड़ा जाएगा, तब रिजल्टेंट आएगा, ये कहा जा रहा है इसमें। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या आप लोगों को समझ में आया? Yes, sir.
this is called प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये वहां भी लगेगा इलेक्ट्रिक में। मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ बच्चों, इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशन में ज्यादा अंतर होना ही नहीं है। जैसे लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन के लिए आपको सोचना है, अगर आपको लीनियर आ गया तो रोटेशन में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हर एक लीनियर के करस्पॉन्डिंग रोटेशन में एक कंसेप्ट है। ऐसी काफी हद तक आपको ग्रेविटेशन क्लियर है तो आपको इलेक्ट्रिक में नेक्स्ट ईयर ज्यादा दिक्कत नहीं आनी। इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, तो थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाए। मेरे पास एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। ये मेरे पास रेक्टेंगल है और मैं इसमें मान लेता हूँ एट, यहां पर मान लिया मैंने। ये जो रेड बना रहा हूं, दूसरा यहां पर, तीसरा यहां पर, तीन ये है फोर्स। अब मान लेता हूं जो साइड है वो ए है। ये आ गया, ठीक हो गया। इन तीनों की वजह से यहां पर एक यूनिट मास रख रहा है। इस यूनिट मास पर कितना फोर्स लगेगा, मैं क्वेश्चन लिखा देता हूं पहले, तब ज्यादा अच्छा रहेगा। 3 masses is equal to m। तो m यहाँ, सॉरी m यहाँ पर भी हो गया, m कैपिटल M कैपिटल M, तीन ही हो गया, आर प्लेस्ड at the three corners of a square of side A। एक स्क्वायर है, उसकी ए साइड है, तो उस पर तीन मास रखे हैं m। हमें करना क्या है, फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन on unit mass at the fourth corner। ठीक है, तो ये निकालना है। आप देखिए प्लीज, पहले मास m जो है, इस पर जो फोर्स लगाएगा वो F1 इधर को मान लें हम। ये हॉरिजेंटल कैपिटल M मास यूनिट मास पर F1 लगा रहा है, ये F2 लगा रहा है, और ये डायगोनल वाइज ही है, इधर को ये F3 लगा रहा है। यही हुआ या नहीं? Yes, sir. ठीक ठीक। तो बच्चों इसमें देखिएगा, F1 केवल मैग्नीट्यूड में कितना होगा, G M1 कैपिटल 1 M2 1 अपॉन A स्क्वायर, इतना होगा या नहीं? Yes, sir. और जितना F1 होगा उतना ही F2 भी होगा या नहीं? Yes, sir. मतलब मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन तो अलग अलग होंगे। और F3 कितना होगा, G कैपिटल M स्मॉल 1 अपॉन, ये डायगोनल की लंबाई कितनी होगी, साइड ए है तो ये पाइथागोरस लगाइए, ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर अंडर रूट ए रूट 2, तो F3 कितना हो गया, GM अपॉन 2 ए स्क्वायर। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, नेट फोर्स, क्या मैं ऐसे कर दूं नेट फोर्स? देखिए प्लीज, F3 तो ठीक है, F1 का इधर को कंपोनेंट F1 क्रॉस 45 ले लूं, Yes, sir. और इधर भी F2 का भी क्रॉस 45,
सब F3 की डायरेक्शन में नेट फोर्स आ जाएगा या नहीं, सोचिए। यस सर। ये 45 हो रहा है या नहीं, ये एंगल स्क्वायर है, तो F1 का डायगोनल के अकॉर्डिंग अलोंग कंपोनेंट क्या आएगा? सर 45 डिग्री। F1 क्रॉस 45, F3 क्रॉस 45, टोटल फोर्स इतना आ जाएगा। ठीक है ना? तो F3 आपके पास है GM/2a² प्लस ये दोनों बराबर ही हैं F1 F2, तो GM/a² 2 बार आ जाएगा, और क्रॉस 45 1/√2, तो GM/a² कॉमन आ जाएगा 1/2 प्लस √2। यूनिट जो भी टेन है, ये फोर्स है। क्या ये सभी लोगों को समझ में आया? यस सर। तो ध्यान से देखिएगा, अच्छा सवाल था। 3 m मास के पार्टिकल थे, चौथे पे 1 kg था, और वो 1 kg पे ये तीनों कितना लगाएंगे, तो जितना भी लगाएंगे उसका रिजल्टेंट बताना था। तो रिजल्टेंट तीनों एक ही डायरेक्शन में नेट फोर्स हमने निकाल दिया। तो बहुत इसी का एक एप्लीकेशन और कराता हूँ मैं आपको। तो क्वेश्चन है बच्चों, 2 स्टेशनरी पार्टिकल्स लिखिएगा, two stationary particles of masses m1 and m2 are a distance apart, or a distance d apart, मतलब उनके बीच की दूरी d है। दो मास पार्टिकल हैं, उनके बीच की दूरी d है। ठीक हो गया। और थर्ड पार्टिकल lying on the line on the line joining the particles experiences no resultant force, experiences no resultant gravitational forces। तो आपको बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम m1, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम m1, ये निकल। तो कहा क्या जा रहा है, पहले मैं आपको ये समझा दूं। ये डिस्टेंस है, यहाँ पर आपके पास m1 है, यहाँ पर एक m2 है, और ये टोटल डिस्टेंस d है। यहाँ पर एक मान लेते हैं स्मॉल m मास टाइप पार्टिकल है,
सपोज वो यहां से h दूरी पर है, हमें पता तो है नहीं कहां पर है, तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस d है, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, d माइनस h। ठीक है, तो यस ये सर। कि m1 के द्वारा जो इसको खींचा जाएगा उतना ही फोर्स है ये भी खींच रहा है, तो दोनों बराबर फोर्स से खींचेंगे, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इक्वल और अपोजिट फोर्स लग गए, तो ये सिचुएशन है या नहीं है, देखिए तो। यस सर। अगर आप यूनिवर्स में ही हैं कहीं, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप पर ग्रेविटेशन लगेगा ही नहीं, आप पर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो नहीं हो सकता। हाँ, आप पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो सकता है, दोनों में अंतर है। फोर्स नहीं लगना और नेट फोर्स जीरो होना दो अलग अलग स्थितियां हैं। तो फोर्स लगा ही नहीं है, ये संभव नहीं है, क्योंकि दुनिया में पार्टिकल तो है ही, सब आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, कैसे नहीं लगा आप पर ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अगर आप हिल ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो है आप पर। तो इसका मतलब पहली बॉडी जो आपको लेफ्ट की ओर खींच रही है उसके द्वारा लगा हुआ फोर्स कितना होगा बच्चों, जी m1 m अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू उतना ही होगा जितना राइट को खींचा जाएगा, जी m2 m अपॉन टी माइनस एच स्क्वायर, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल अपोजिट फोर्सेज। क्या ये बात समझ में आ पाई आप लोगों को? यस सर। अच्छा, तो फिर अब जी और स्मॉल m तो कैंसिल हो गई, आपको मिला m अपॉन एच स्क्वायर, नहीं m भी कैंसिल है, m1 बचा, m2 अपॉन डी माइनस एच स्क्वायर। ठीक, अब मुझे ये बताइए आपको निकालना क्या है, सर M1 से डिस्टेंस पार्टिकल की। मतलब x निकालना है ना। यस सर। ठीक हो गया, तो x अपॉन डी माइनस एच इक्वल टू रूट m1 अपॉन रूट m2। डी माइनस एच अपॉन एच कितना हो जाएगा, रूट m2 अपॉन रूट m1, तो डी अपॉन एच माइनस वन, तो रूट m2 अपॉन रूट m1। कैलकुलेशन है बच्चों अभी, तो डी अपॉन एच कितना हो जाएगा, वन इधर आ जाएगा, तो रूट m1 प्लस रूट m2 अपॉन रूट m1, तो एच कितना हो जाएगा, डी टाइम्स रूट m1 अपॉन रूट m1 प्लस रूट m2। हो गया, ये डिस्टेंस आ गई। क्यों भाई, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ यार। सर आ गया। ठीक, तो बच्चों ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में अंतर क्या है? हम्म, ऐसा मालूम है मानवेंद्र? सर ग्रेविटेशन यूनिवर्स में किसी भी पार्टिकल में मतलब किसी भी बॉडी में लगता है, और ग्रेविटी सिर्फ अर्थ में यूज मतलब दिखती है। ग्रेविटेशन बाय अर्थ, इसको नाम ग्रेविटी दे दिया, सॉर्ट एक पर्टिकुलर नाम दे दिया मतलब उसको। ठीक है ना, ऐसा कोई खास नहीं है। यस सर। तो फिर वेट क्या है, आपका वेट इतना है, इसका क्या मतलब है?
सर जो हमारे ग्रेविटी की वजह से मास में चेंज होता है, मतलब बढ़ता है। मास चेंज, ऐसा कहें कि अर्थ के द्वारा हम पर लगाया गया फोर्स, अगर ये फोर्स नहीं होता तो शायद आप बाहर निकल जाते। वो फोर्स जैसे खींचती है अर्थ आपको, वही वेट है। अर्थ सभी को अगर अपने सेंटर की ओर खींच रही है, और आप कहीं पर भी हैं, आप यहाँ पर हैं, तो भी वो सेंटर की ओर खींच रही है। तो जिस फोर्स से खींच रही है वही वेट है आपको, कहीं पर भी हो आप दुनिया में। ठीक है ना? यस सर। चलो ठीक है। अगर आप इसे कैलकुलेट करना चाहें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर आप निकालें, तो मैं इसको छोटा सा 8 लाइन का है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब कहां पर निकालना है? एट द सरफेस ऑफ। हाँ बेटा। हम्म। तो आप यहाँ पर हैं, अर्थ का मास मैं मान लेता हूँ m है, और इसका रेडियस कितना मान ले? r। सर। सपोज आपका मास m है, ठीक, आप सरफेस पे ही हैं, तो न्यूटन्स लॉ से कितना फोर्स लगा? जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। और जो फोर्स आप पर लगा वही तो आपका वेट होना चाहिए ना? यस सर। तो फिर आपका वेट के हिसाब से डेफिनेशन क्या है? एम जी। दोनों एक ही बात है या नहीं? यस सर। तो m कैंसिल कर दो यार, तो g इक्वल टू क्या मिल जाएगा? तो GM/R²। इसी से पता लगा, जब आप कहते हैं ना 9.81 सॉल्व कैसे करें, यहीं से पता लगा। क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। आप इससे 9 पॉइंट पर सेकेंड स्क्वायर निकालते हैं, ये पता लग जाता है यहाँ से। तो ये तो बहुत ही आसान हुआ। स्मॉल जी कैसे बताओगे? अगर एग्जामिनर ने पूछा तो बता दोगे ना? यस सर। अच्छा बच्चों, यहाँ से और चीजें भी निकाली जा सकती हैं इसी फॉर्मूले से। यहाँ से आप अर्थ का मास निकाल सकते हो, क्योंकि अर्थ का मास आप थ्योरेटिकली निकाल सकते हो। आपके पास तराजू नहीं है कि आप अर्थ को तराजू में एक तरफ रखोगे और फिर दूसरी तरफ क्या रखोगे, और फिर उसे पकड़ेगा कौन? जो पकड़ेगा तराजू को वो कौन होगा, और कहाँ पे खुद खड़ा होगा? तो चीजें केवल थ्योरेटिकल है। ऑल्सो यहाँ से एम कैपिटल एम मास है अर्थ का, कैपिटल एम कितना हो जाएगा बच्चों? तो जी कितना हो गया? अर्थ का रेडियस हमें पता है बच्चों, लगभग इतना किलोमीटर होता है, तो किलोमीटर है ये तो मीटर में बदलने के लिए ठीक है ना? यस सर। और 6.67 इंटू 10⁻⁻11, आप इसे सॉल्व करेंगे, ये अप्रोक्स आता है 6 × 10⁻24 kg। लगभग थोड़ा ऊपर नीचे भी होगा, कोई बात नहीं, अर्थ शिकायत नहीं कर रही है आपसे, और कोई तोल के देने वाला है भी नहीं आपको। तो आपके पास मानना है 24 में, याद रखिए 10⁻24 में आता है। अर्थ का मास आपने निकाल दिया यहां से, ठीक है? ये मास ऑफ अर्थ है। कभी कोई पूछ दे कैसे निकालते हैं, तो आप समझ गए या नहीं? यस सर। मास ऑफ द, और अर्थ की डेंसिटी भी निकाल देते हैं, एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ।
अर्थ को अगर आप गोला मान लें तो अर्थ का मास कितना होता है, स्फेयर मान लें तो स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। यस सर। तो एम हो गया 6 × 10⁻24, 4/3 पाई पता ही हुआ तुम्हें, 3.14 मान लो अप्रोक्स। आर अभी आपने ऊपर लिखा 6.4 × 10⁻6 का क्यूब इंटू रो। तो रो अप्रोक्स आता है बच्चों 5.5 के आसपास, डेंसिटी की जो भी यूनिट होती है। क्या होती है भाई डेंसिटी की यूनिट, आप लोग बता सकते हैं? सर किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो बच्चों ये सिविल सर्विसेज में 2003 में प्री में आया था, आईएएस के प्री में, अगर सरल शब्दों में कहें कि अर्थ की डेंसिटी कितनी है, 5.5 के आसपास है। मतलब आप ऐसे समझिए, पानी की डेंसिटी हम 1 मानते हैं, तो उससे 5.5 गुना ज्यादा भारी, ये एवरेज डेंसिटी है बच्चों। अर्थ का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो कहानी अलग है, अर्थ के अंदर की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। आप अर्थ को कोर, मेंटल और क्रस्ट 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं ना, वैसे समझते हैं। तो यस सर। कोर में तो बहुत ज्यादा डेंसिटी है, लेकिन एवरेज डेंसिटी ये है। आपको पता है सोलर सिस्टम में कईयों की डेंसिटी 1 से भी कम है, कि कोई प्लेनेट आपको मालूम है ऐसा? हम्म। हेलो। सर जुपिटर। जुपिटर और सैटर्न, उनकी डेंसिटी 1 से भी कम है। 1 से भी कम। तो चलिए खैर, थोड़ा सा डेंसिटी और इन सब पे समझ में आया होगा। कोई दिक्कत आई यहां तक समझने में? नो सर। चलो ठीक है यार, इतना ही करते हैं, मैं अब मैथ्स करेंगे बाद में। थैंक यू।